तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पिछली जो कविताएं हैं उनके बिल्कुल छोटे प्रश्नों को हल किया था और 31 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। तो उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपने उनको अच्छे से लर्न किया होगा। तो आज हमारी जो अगली कविता है पतंग, उनके कवि हैं आलोक दनवा। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे। क्योंकि कवि परिचय पहले पढ़ने का मतलब यही है कि इससे हमें जो कवि हैं उनकी विचारधारा, उनकी भाषा और उनकी साहित्यिक कैसी साहित्य वो रचते थे उसका पता चल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम कवि आलोक दनवा के जीवन परिचय। आलोक दनवा जन्म हुआ था इनका 1948 में। जीवनी पढ़ते हैं, वही 4 भागों में इनको बांटा गया है, 5 भागों में। जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, पुरस्कार, काव्यगत विशेषताएं और उसके बाद है भाषागत विशेषताएं। तो सबसे पहले है जीवन परिचय। आलोक दनवा नई कविता के प्रमुख कवि हैं। देखिए 1948 में इनका जन्म हुआ है। तो आज़ाद भारत में जितने भी हमारे कवि हैं हमारे सिलेबस में, आज़ाद भारत में वो पहले कवि हैं कि जो इसमें है, वरना सारे आज़ादी से पहले के हैं। तो 1948 में मुश्किल नहीं होगा याद करना, क्योंकि 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और ये इनका जन्म है 1948 में। तो नई कविता के प्रमुख कवि हैं, ये ध्यान रखना है कि नई कविता ये भी एक हमारे एक टाइम पीरियड आया था, जैसे छायावाद आया था वैसे भी नई कविता। तो इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद के एक साधारण परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही ये कविता लिखते थे। सन 1972-73 में इनकी कविताओं ने काफी लोकप्रियता हासिल की। छोटी उम्र से ही वो कविता लिखनी शुरू कर दी थी, और जो उनको प्रसिद्धि मिली वो 72-73 में मिली थी। आलोक धनवा ने कविता के क्षेत्र में अपना नया रास्ता चुना। तो हर एक कवि की अपनी सोच होती है, उसकी वो अपनी विचारधारा के अनुसार कविता लिखते हैं। तो उनकी जो उस समय जो ट्रेड चल रहा था उससे अलग उन्होंने अपना रास्ता चुना। भले ही उन्होंने छोटी उम्र में कविता लिखनी शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अधिक काव्य रचना नहीं की, ज़्यादा उन्होंने रचनाएं नहीं की। जैसे पिछली बार हमने हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ा था, तो बहुत रचनाएं उन्होंने की थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रचनाएं ये नहीं कर पाए। पिछले कुछ वर्षों से धनवा जी कविता रचना से हटकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब पिछले दिनों से क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों से कविता न करके सामाजिक और सांस्कृतिक एक कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं, और अनेकों बार विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भूमिका भी निभाई है। और बहुत बार अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग कॉलेज में और अलग अलग इंस्टीट्यूट में ये व्याख्याता मतलब एक लेक्चरर के रूप में अतिथि होते हैं, गेस्ट लेक्चरर। जैसे कई बार स्कूलों में भी हमारे आते हैं गेस्ट लेक्चरर। तो जो प्रसिद्ध होते हैं अपने क्षेत्र के, उनको बतौर गेस्ट लेक्चरर बुलाया जाता है। तो ये इनके बारे में था, जीवन के बारे में। जन्म 1948 में, बिहार के मुंगेर जनपद में। जनपद का मतलब जिला ही होता है। प्रमुख रचनाएं पढ़ते हैं इनकी। आलोक जी की प्रथम कविता सन 1972 में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1972 में इन्होंने कविता लिखी थी जनता का आदमी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, और इसी के साथ इनको जनता का कवि भी कहा जाने लगा था। तो 1972 में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां, ये उनकी रचनाएं हैं। भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां काव्य रचनाओं से उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। गोली दागो पोस्टर इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनका एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है। ये इसको ये लाल पेन से
दुनिया रोज बनती है, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध एक वो है, ये एकमात्र का कविता संग्रह इनका। मतलब ये तो है कविताएं, गोली दागो पोस्टर, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ये क्या है? ये तो कविताएं हैं। और ये क्या है? कविताओं की एक पुस्तक है, कविता संग्रह है, एकमात्र कविता संग्रह इन्होंने लिखा था। उसके बाद है पुरस्कार। आलोक धनवा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान। तो 4 सम्मान हैं मुख्य तौर पे: राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान। काव्यगत विशेषता इनकी पढ़ लेते हैं। आलोक धनवा नई कविता के प्रमुख कवि हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नई कविता की लगभग हर प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? आदतें भी होता है प्रवृत्ति का, या उनके लिए विशेषताएं। नई कविता की जो हर विशेषता है वो उनकी कविता में देखी जा सकती है। इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य समाज में नई चेतना का विकास करना है। हर एक कवि की एक उद्देश्य होता है, हर एक कवि का, उनकी कविताओं का। तो इनकी कविताओं का मूल उद्देश्य क्या है? समाज में नई चेतना का विकास करना है। आपको याद होगा कि हरिवंश राय बच्चन की कविता का मूल उद्देश्य क्या था? याद है आपको? उनकी कविता का मूल उद्देश्य था समाज में आपसी जो द्वेष है, नफरत, उसको दूर करके प्रेम का संदेश देना था। इनकी आरंभिक कविताएं शोषितों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण है। जो शुरुआत की इन्होंने कविता लिखी है उनमें शोषित लोग, जो जिनके ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई है, मतलब उनके प्रति हमदर्दी दिखाई है। तो ये उन लोगों की आवाज बनकर उभरी है उनकी कविताएं। तथा बाद की कविताएं राजनीति की विडंबनाओं पर करारा व्यंग्य करती है। जो बाद की उन्होंने कविताएं लिखी हैं उनमें राजनीति में जो गड़बड़ी चलती है, राजनीति नेता लोग जो गड़बड़ी करते हैं, उसके बारे में बताया है कि क्या विषमताएं हैं, क्या विडंबनाएं हैं, क्या दुखी करने वाली बातें आती है राजनीति से, वो चीजें बताई हैं कि राजनेता लोग किस प्रकार से पब्लिक का ध्यान नहीं करते। तो शुरुआत में आम आदमी के बारे में उन्होंने कविता लिखी, दूसरा उन्होंने राजनीति के ऊपर करारा व्यंग्य किया है। इनकी कविताओं में आम आदमी का स्वरूप बार बार उभर कर सामने आता है। आम आदमी को किस प्रकार से समाज में देखा गया है, या आम आदमी के क्या क्या स्वरूप है, वो इनकी कविता में आते हैं। मार्क्सवाद के प्रति झुकाव होने के कारण ईश्वर के प्रति उनकी आस्था नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस सोच के थे वो? मार्क्सवादी सोच के थे। और मार्क्सवादी जो लोग होते हैं वो भगवान के बारे में ज़्यादा विश्वास करते नहीं। वो ये कहते हैं कि जो शोषित लोग हैं उनको दमन किया गया है, और जो शोषण करने वाले लोग हैं उनका विनाश होना चाहिए। तो ये ऐसी सोच होती है इनकी। तो ईश्वर के प्रति उनके झुकाव नहीं होता, लेकिन फिर भी मानवता और प्रकृति के वे प्रेमी कवि रहे हैं। उन्होंने मानवता से प्रेम किया है और प्रकृति से उन्होंने प्रेम किया, ऐसे कवि ये रहे हैं। तो इनके काव्यगत विशेषता में क्या क्या है? आम आदमी के कवि रहे हैं, समाज में नई चेतना का विकास करना चाहते हैं, मार्क्सवादी कवि रहे हैं, राजनीति से दुखी थे। राजनीति के बारे में जो बुरी चीजें हैं उनका उन्होंने व्यंग्य किया है उनके ऊपर। उसके बाद है 5वां, भाषागत विशेषताएं। उनकी भाषा कैसी थी ये हम इसमें देख लेते हैं। आलोक धनवा आम आदमी के कवि थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और आम आदमी के कवि होंगे तो इस नाते वो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे जो भाषा आम आदमी के समझ में आ सके। इसलिए उन्होंने सरल और सरस हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी कविता में किया। कैसी भाषा का? सरल। सरल का मतलब क्या होता है? आसान। और सरस जिसमें रस होता है, ऐसी भाषा जो समझ में आ जाए जल्दी से और आनंद प्राप्त हो, ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन ऐसे विदेशी शब्द जिन्हें आम आदमी अच्छे से समझ सके, उन्हें भी अपनी कविता में स्थान दिया है।
भाई देसी जो हिंदी का तो प्रयोग किया ही किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम आम लोग हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं, तो वैसी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मानवीय संवेदना संवेदना को उभारने के लिए मुहावरों में भी नयापन लाने की कोशिश की है, क्योंकि नई कविता के कवि थे ये, तो समाज में समस्याएं नहीं थी, तो उस प्रकार से मुहावरे भी इन्होंने एक नए प्रकार से मुहावरे गढ़ने की कोशिश की है। नए चित्र और नए बिंबों का प्रयोग किया है, बिल्कुल नए बिंबों का प्रयोग करते। जब हम पतंग कविता में पढ़ेंगे तो एक अलग तरह के बिंब का मतलब क्या होता है, हमारे सामने एक चित्र उभर के सामने आते हैं कि किसी चीज को क्या मान लिया, किसी चीज को क्या मान लिया, वो होते बिंब। किसी चीज को दूसरी चीज उसकी परछाई मान लेना, या किसी चीज का एक रूप दे देना, ऐसे इसको बिंब बोलते हैं। उदाहरण का प्रयोग करना उनके लिए, ऐसे ऐसे नए नए तरह के। तो उन्होंने नए चित्रों का और नए बिंबों का प्रयोग अपनी कविता में बड़ी कुशलता के साथ किया है। अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया, हालांकि इन्होंने ज्यादा कोशिश की नहीं अलंकारों का प्रयोग करने की, लेकिन अनायास जो अलंकार कविता में आ गए, अपने आप जो आ गए, वो उन्होंने रोके भी नहीं है। हाँ, जो कविताएं हैं वो किस छंद में थी? मुक्त छंद में थी। कविताएं मुक्त छंद में थी। मुक्त छंद की वो कविताएं होती हैं जो जिसमें तुकबंदी नहीं होती। और आपको पता होगा कि मुक्त छंद के जो शुरुआत करने वाले हमारे हिंदी साहित्य में कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मुक्त छंद को शुरू करने वाले। तो आज की जितनी भी कविताएं हम लगभग पढ़ते हो सारी मुक्त छंद में ही होती है। तो मुक्त छंद में इनकी जो कविताओं की विशेषता है, यह भी विशेष है कि मुक्त छंद में लिखे होने के बाद भी उनकी कविताओं में लयात्मकता विद्यमान है। भाई मुक्त छंद में तो है, तुकबंदी तो नहीं है, लेकिन लय जरूर है। तो ये उनकी कविताओं की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, ये था 2 कवि परिचय हम कर चुके हैं। पहला कवि हरिवंश राय बच्चन का और दूसरा हमारे ये आलोक धनवा जी का। ठीक है, तो ये पेपर में 4 नंबर का आता है। तो अपने साल की शुरुआत है, अच्छे से तैयारी करिए। जो बच्चा अभी से सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा के दौरान अच्छे अंक उसी को प्राप्त होंगे। कुछ बच्चे पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और सब ये सोचते हैं कि क्या पढ़ाई होगी, बाद में देखेंगे। लेकिन बेटा सिलेबस हम उसके बाद जब स्कूल खुल जाएंगे तो वहीं से सिलेबस करेंगे शुरू। जो हमारा हो चुका होगा उससे आगे से दोबारा नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे अपनी पढ़ाई पे, जो आपके आसपास हैं बहुत सारे बच्चे हैं वो होमवर्क भी नहीं दिखा रहे, मेरे पास उनके नाम की लिस्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम आउट करूँ। अच्छा यही रहेगा कि वो अपने आप काम कर लें। कुछ बच्चे हैं जो 11वीं में बड़ा अच्छा है, उन्होंने काम किया, लेकिन अब +2 में वो ठीक से काम कर नहीं रहे। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, वो ये जाने। अगर वो नहीं पढ़ाई कर रहे तो वो अपने आप को धोखा देंगे, किसी और को तो देंगे नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर आप सभी को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।